गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल जैसा हम लोगों ने ऑलमोस्ट ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है। ओके, वी सॉ द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसके एप्लीकेशंस देखे। ओके, और दो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। आई होप आपको समझ में आया है। अच्छा, जहाँ से रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो रहा है, मैं एक छोटा सा रिविजन आप लोगों को दे देता हूँ। ओके, सो सॉरी, पेज नंबर 12 जो है हमारा टेक्स्ट बुक का, उसमें सेक्शन नंबर 1.5 से हमारा रोटेशनल मोशन टॉपिक चालू होता है। उसके पहले जो भी है वो सर्कुलर मोशन का है। आप एक बार अच्छे से रीड कीजिए, जो पार्ट नहीं समझा है वो आप मुझे पूछिए। ओके, डेफिनेटली मैं आपको वो प्रॉपर वीडियो में सॉल्व करके बता दूंगा। ओके, अभी फिलहाल यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो हम लोगों ने ये कंसेप्ट सीखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, एंड जिस तरह से रोटेशनल मोशन में हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल रहता है, तो अगर मैं एनालॉजी देखूं तो सेम रोल ओके मास का लीनियर मोशन में होता है। ओके, या फिर इसको मैं उल्टा बोल सकता हूँ कि मास के वजह से लीनियर इनर्शिया होता है, उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से रोटेशनल इनर्शिया होता है। इस तरह से हम लोग बोलते हैं ये एनालॉगस है। उसके बाद फिर बहुत टाइप के अलग अलग बॉडीज हैं ओके, जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ये आप सब पढ़ लेना। ये फिर हमारा डेरिवेशन था काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का, उसके अंदर ही हम लोगों ने एक टर्म निकाला जिसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, दिस वन ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं, इसको ध्यान से एक बार वापस देख लेना है। आप लोगों के पास पीडीएफ फाइल्स होगी टेक्स्ट बुक की। ओके, प्लीज चेक करो पेज नंबर 12 एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 13। ओके, उसके बाद एक कंसेप्ट था जहाँ पे हम लोगों ने डिराइव किया था व्हाट इज द formula for moment of inertia of a uniform disk such that the axis of rotation about which the disk is rotating is passing through its center. Okay, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया था। इसका आंसर आया था हमारा I is equal to हाफ mr square। अगला कंसेप्ट है वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया हुआ है व्हाट एक्जैक्टली इज रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, तो इमेजिन करो एक बॉडी एंड विच इज ये जो पूरी बॉडी जो रोटेट हो रही है ओके, यस वही एक्सिस के आजू बाजू है। अब हम लोगों ने क्या किया, ये जो पूरी बॉडी है इसको हम लोगों ने एक पॉइंट मास में कन्वर्ट किया और उसको हम लोगों ने ओके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा सच दैट ये डिस्टेंस पे ये पॉइंट मास रखा। ओके, तो जो पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और जो अभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बिल्कुल सेम रहेगा और चेंज नहीं होगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। ये हमारा लेक्चर 3rd या 4th में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सो प्लीज गो थ्रू इट। ओके, कुछ डाउट रहा तो ग्रुप पे पूछना है। और हम लोग बोलते हैं जब वो पॉइंट मास को हम लोग ओके फ्रॉम द एक्सिस के डिस्टेंस पे रखते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ओके, तो अलग अलग बॉडीज के लिए जैसे अगर मैं डिस्क की बात करूं तो अगर मैं एम के स्क्वायर और हाफ एम आर स्क्वायर को इक्वेट करूं तो मुझे पता चलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का इक्वल है। हाफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के डी स्क्वायर। ओके, देयरफॉर के डी विल बी इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। ओके, से बॉडी का जो ओवरऑल एक्सटर्नल रेडियस है ओके फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर मैं वो डिस्टेंस बोलूं तो वो अगर r है ओके, और हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन जो है k, उसका वैल्यू आता है r/2। सपोज एक पर्टिकुलर केस बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर जो हाफ द डिस्टेंस है ऑफ द रेडियस ओके वो एरिया में क्या है, वो रीजन में वो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज k का वैल्यू आता है r अपॉन लेट अस से √2। r अपॉन √2 यानी क्या हो गया इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा 0.707 टाइम्स r। यानी हम लोग अभी एक्सिस से थोड़ा और दूर आ गए, तो हम लोग बोलेंगे अभी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज मोर आउटसाइड। ओके, मोर आउटसाइड और यू कैन से इट इज मोर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन आपको ये बताता है, ये आइडिया देता है, एग्जैक्ट भी नहीं बट ये एक आइडिया देता है कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वेदर इट इज नियर द एक्सिस और इट इज अवे फ्रॉम द एक्सिस। एक बार इसको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, उसके एप्लीकेशंस भी देखे थे। ओके, वो हमारा शायद लेक्चर 4 था, उसको एक बार अच्छे से देख लेना है आप लोगों ने। ओके, ये आपको याद होगा और ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था। ओके, यस, सो ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल देख लेते हैं। अ फ्लाईव्हील इज मैकेनिकल डिवाइस स्पेसिफिकली डिजाइंड टू efficiently store rotational energy। ओके, अब इसमें कुछ दिया हुआ है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म
20 kg disk of diameter 50 centimeter. Calculate its kinetic energy. Okay. When rotating at 1200 rpm, use pi square equal to 10. Okay, ये सब हम लोग अभी सॉल्व करके देखेंगे. Okay, fine. Calculate its moment of inertia in case it is rotated about a tangent in its plane. अभी ये आपको ध्यान से सुनना है. Tangent in its plane. Okay, तो ये कैसे आएगा पहले तो वो देखेंगे. So first of all, as the flywheel is in the form of a uniform disk about its own axis, Iz is equal to half mr square. तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो सम है, ओके, मैं इसको आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ. आप लोगों ने इसको नोट डाउन करना है. हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं. ओके, सो एक न्यूमेरिकल है, लेट अस से इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें. तो मास ऑफ डिस्क, डिस्क इज गिवन, राइट. मास ऑफ डिस्क, उसके बाद रेडियस ऑफ डिस्क. ओके, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमें. सो इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, वो हमें कैलकुलेट करना है. ओके, एनीवे, सो मास इज 20 kg एंड डायमीटर इज 50 centimeter. ओके, सो मास इज 20 kg, diameter d is 50 centimeter. डायमीटर 50 सेंटीमीटर है तो रेडियस 25 सेंटीमीटर हो गया. उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 0.25 मीटर. ओके, यस. और क्या बोला हुआ है. कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन रोटेटिंग एट 1200 rpm. ओके, यूज पाई स्क्वायर इक्वल टू 10. मैंने आपको n का वैल्यू दिया है. n का वैल्यू इज 1200 rpm. इसको पर सेकेंड में किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा. 1200 अपॉन 60, दिस इज गोइंग टू बी 20 rps. या बहुत लोग इसको हर्ट्स भी बोलते हैं, हर्ट्स भी चलेगा, बट फिलहाल उसको rps में रहने दो. और आपको बोला है टेक वैल्यू ऑफ पाई स्क्वायर इक्वल टू 10. ओके, यस. नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ओके, तो ये अभी हमारी डिस्क है और ये डिस्क के सेंटर में से एक एक्सिस कंसीडर करनी है हमें. ओके, अच्छा, ये जो एक्सिस है तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आप इसको आईसी भी बोल सकते हो. हमें टेक्स्ट बुक में जो बोला हुआ है उसको आईजेड बोला हुआ है, क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन है तो ये जेड एक्सिस हुई, which is passing through the center as well as it is perpendicular to the plane of the disk. Okay, तो ये तो मैं इसको शेडेड दिखा देता हूँ जो कंफर्म करेगा कि it is throughout solid, it is not a ring. Okay, I hope ये क्लियर है. अच्छा, ये केस में जो IC का वैल्यू है तो हम लोगों को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, इतना डिटेल में हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा. K का वैल्यू फॉर डिस्क क्या होता है, इट इज r अपॉन √2 द होल स्क्वायर. तो ये हो गया हाफ mr स्क्वायर. ओके, अगर ये वैल्यू IC का है तो हम लोग क्या करेंगे अभी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज हाफ I के जगह पे मैं डाल देता हूँ हाफ mr स्क्वायर इंटू ओमेगा. अच्छा, अभी ओमेगा जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ओमेगा वी ऑल नो इट इज 2 पाई n. ओके, ये हो जाएगा 2 पाई n, बट उसका स्क्वायर भी लेना पड़ेगा हमें. ओके, सो अभी इसको मैं कंबाइन कर देता हूँ, हाफ इंटू हाफ यानी अपॉन 4 हो गया. m का वैल्यू कितना है हमारा 20 kg, वो सब्स्टिट्यूट करते थे. r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू इज 0.25, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 0.25 का स्क्वायर इंटू 2 पाई n स्क्वायर. सो दिस इज गोइंग टू बी 2 स्क्वायर 4 इंटू पाई स्क्वायर सॉरी इंटू n का भी स्क्वायर आ जाएगा. n का वैल्यू कितना है 20 rps, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 का स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर है. ओके, इसमें से 4 कैंसिल हो जाएगा. ओके, 0.25 स्क्वायर
तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 20 इंटू 0.25 स्क्वायर इज 0.0625, 25 स्क्वायर 625, तो ये 0.0625 हो गया, ओके, इंटू पाई स्क्वायर विच इज 10 इंटू 20 स्क्वायर विच इज 400, ओके, यस। तो ये आपका जितना भी है कैलकुलेशन 400 इंटू 20 ये हो जाता है 8000, 400 इंटू 20 8000, और ये 10 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.625। यू कैन से ये 3 जीरो ये 3 डेसिमल को कैंसिल कर देगा, ओके। 625 इंटू 8 ये हो जाएगा 5002। So this is your kinetic energy of rotation, okay। I hope ये क्लियर है सबको, इसको प्रॉपरली नोट कर लेना है, ओके। अभी हमारा अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या इसमें और कुछ पूछा है हमें, तो देख लेते हैं एक बार। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन तो ये बोला हुआ है, और आपको ये पूछा हुआ है कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस इट इज रोटेटेड अबाउट अ टैंजेंट इन इट्स प्लेन, ओके। तो मैं अलग से डायग्राम बनाता नहीं हूँ, हम लोग यहाँ का ही डायग्राम कंसीडर करते हैं, ओके, ये वाला डायग्राम, ठीक है, और ये आपको टेंजेंट कंसीडर करना है, ओके। तो उसी टाइप से मैं यहाँ पे, ओके, देखो एक टेंजेंट ऐसा आएगा, ओके, बट ये टेंजेंट जो रहेगा, सपोज मैं अगर टेंजेंट ऐसे बना देता हूँ, बहुत बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। अब ये टेंजेंट जो है, तो ये टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, ओके। तो हमें ऐसी टेंजेंट नहीं बनानी है, हमें कैसी टेंजेंट बनानी है फिर, तो ये वाली टेंजेंट को इरेज कर देता हूँ। We have to take that tangent which is in the plane of the disk, तो ये वाली हो गई like this, okay। ये पूरा का पूरा जो डिस्क है वो ऐसा घूमेगा like this, okay। अच्छा, अभी उसके लिए फिर आपको मैं एक और एक्सिस बना लेता हूँ which is passing through the diameter, ये क्लियर है आपको। अच्छा, एक दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग, कौन सा लेना है, चलो लेट्स टेक रेड एज यूजुअल। लोग बोले कि इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है दिस वन, ओके। तो अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे पता चलेगा ये सेंटर से लेके पेरीफेरी, ओके, या सर्कमफ्रेंस तक, तो ये डिस्टेंस हो गया कैपिटल आर, ओके। और ये वाला जो एक्सिस है विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर बट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, इसको मैं बोल देता हूँ आई डी, और यू कैन से इट इज आई एक्स। और अगर मैं एक और एक्सिस बना देता हूँ लाइक दिस, ओके, दिस वन, ओके। सो ये हुआ आपका आई एक्स बोला हम लोगों ने, और ये हो गया आई वाई। इज दिस क्लियर? यस। अच्छा, अभी क्वेश्चन यही है हमारा कि सर ये सब क्यों लिख रहे हैं हम लोग, पहली बात। तो इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है, आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, टेंजेंशियल एक्सिस, तो मैं इसको आई टी बोल देता हूँ। अब आई टी निकालने के पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि आई डी का वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा बाय perpendicular axis theorem, okay, iz is equal to ix plus iy। बट जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था आई एक्स एंड आई वाई सेम है, तो आई एक्स प्लस आई वाई क्या हो जाएगा, ओके, इट इज गोइंग टू बी आई डी प्लस आई डी, दैट इज 2id, 2id is equal to iz, therefore id, या ऐसा लिख देता हूँ 2id is equal to iz, id is equal to iz upon 2 which is going to be iz upon 2, that is iz का वैल्यू क्या लिया था हम लोगों ने यहाँ पे, यस, हाफ एम आर स्क्वायर, तो इसको वापस 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया एम आर स्क्वायर बाय 4।
और नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा हमारा वो रहेगा बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बोलूंगा अबाउट दिस एक्सिस। ओके, IT will be equal to what? So एकदम सिंपल है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर विच इज पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, तो वो मैं ले लेता हूँ IX, आप उसको ID भी ले सकते हो, प्लस M इंटू मास ऑफ द डिस्क इंटू H स्क्वायर, H फॉर हांगकॉन्ग। ओके, ये जो H है, H की जगह पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ R, बिकॉज H का वैल्यू इज इक्वल टू द रेडियस। ID का वैल्यू mr स्क्वायर बाय 4 है, mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर। ओके, तो इन ये मुझे मिल जाएगा, IT का वैल्यू है 5/4 mr स्क्वायर। एग्जाम में ये सब स्टेप फॉलो करने हैं अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आया है। ओके, इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम लोग बोलेंगे कि ये साइड पे लिख लेता हूँ मैं, IT इज इक्वल टू 5/4 इंटू M का वैल्यू कितना है 20, बराबर है 20 kg, और R का वैल्यू है वो है 0.25 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 5/4, यानी दिस विल बिकम 4 1 4 5 5 5 25 इंटू 0.25 का स्क्वायर, इट इज 0.0625। ओके, for IT will be equal to, okay, so ये हो जाएगा 25 5 125, 12 कैरी, 25 2 50, 50 प्लस 12 ये हो जाता है आपका 62, 6 कैरी, 25 6 150, ये हो गया 156। ओके, डेसिमल्स कितने हैं हमारे 4, तो ये हो जाता है 1.5625। मैं नीचे लिख देता हूँ 1.5625। ओके, यहाँ पे भी चलो लिख देते हैं kg मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट रहेगा kg मीटर स्क्वायर। ओके, सो जैसे हमारा टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो भी सेम ही है। ओके, ये आपका न्यू प्रिंट है, न्यू एडिशन है टेक्स्ट बुक का। ओके, सो बहुत जगह पे कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं कि जहाँ पे शायद वैल्यूज या आंसर्स गलत आए। ओके, पर ठीक है, हम लोग हैं उसके लिए यहाँ पे। ये न्यूमेरिकल आपको आया होगा समझ में। ओके, ये अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लेना है, प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके, और ना इसको एक प्रॉपर एक के नीचे एक इसको आपको क्या करना है, अच्छे से लिखना है। ठीक है, यस। तो ये वाला सम समझ में आया आपको। उसके बाद हम लोगों ने कल एंगुलर मोमेंटम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके बारे में डिस्कस किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी डिस्कस किया था। आई थिंक ये जो था इसका डेरिवेशन एंगुलर मोमेंटम का, वो लास्ट टू लास्ट लेक्चर में लिया था। फिर टॉर्क का कंसेप्ट हमने समझा था। ओके, प्लीज इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है सब लोगों ने। ओके, हाँ, एक बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क है उसका डायरेक्शन में आपको कंफ्यूजन नहीं रहा है, मैं वापस आपको यहाँ पे बता देता हूँ वो कैसे निकालना है। पहले ये स्क्रीन में क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे सब लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है। ओके, लेट अस से कि रैंडम शेप की बॉडी है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, ये पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है। ओके, तो मैं बोलूँगा जब ये रोटेट करेगा तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी रहेगी ओमेगा, इट इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। ओके, तो ये ओमेगा जो रहेगा ये एक्सियली अपवर्ड रहेगा। ओके, यस, तो ये हुआ हमारा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। ओके, अब एक रूल ध्यान में रखना है, वी नो दैट वेक्टर एल इज व्हाट आई इंटू ओमेगा। ओके, आई तो स्केलर क्वांटिटी ऐसा समझ लो आप फिलहाल। ओके, जो ओमेगा है ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है, तो कॉमन सेंस है आई तो आपको डायरेक्शन देने नहीं वाला है। ओके, तो डायरेक्शन किससे मिलने वाला है, ओमेगा। सो दिस इज बेसिकली स्केलर इनटू वेक्टर विल बी अ न्यू वेक्टर, और जो वेक्टर को ये स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है उसका जो डायरेक्शन रहेगा सेम डायरेक्शन
यहाँ पे जो ओमेगा का डायरेक्शन है वही एल का डायरेक्शन है। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है, ओके, थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ मैं, तो हमारा वेक्टर एल भी जो है, ओके, तो इट विल लाई इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ओमेगा। ये आपको क्लियर होगा, ओके, यस। सेम गोज फॉर द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क ऑल्सो। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, पहले मैं एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेता हूँ। इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा लाइज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, ये ध्यान में रखो, क्लियर रखो। जो डायरेक्शन में ओमेगा है वही डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है। ओके, ओमेगा का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से दिया जाता है, ये मैंने आपको सर्कुलर मोशन में सिखाया था। ओके, फाइन। एक और ऐसे डायग्राम बना लेता हूं मैं। ओके, ये हमारी एक्सिस है। अब ऐसा समझ लो कि ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ घूम रही है। ओके, सडनली इसके ऊपर हम लोगों ने एक मोमेंट ऑफ कपल एक्ट किया या मोमेंट ऑफ फोर्स एक्ट किया, यानी इनडायरेक्टली टॉर्क की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो रही है, ओके, तो ओमेगा का वैल्यू बढ़ेगा। अच्छा, ओमेगा का वैल्यू अगर बढ़ रहा है, ओके, तो हम लोगों ने सीखा है अगर ओमेगा बढ़ता है तो राइट हैंड रूल के हिसाब से जो अल्फा रहेगा, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, हमारा वेक्टर अल्फा जो रहेगा उसका भी डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऊपर की तरफ। तो जो डायरेक्शन में अल्फा है वही डायरेक्शन में हम लोग बोलते हैं टॉर्क भी है, बिकॉज वी से वेक्टर टाउ इज इक्वल टू व्हाट, I dot alpha. Okay, torque acting on a body is I dot alpha. आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, इसमें कोई डाउट है? तो ये मैंने एक बस छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन बताया हुआ है। ओके, एक तरह का रिवीजन है, प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ओके, आगे का भी पार्ट देख लेते हैं टेक्स्ट बुक में। ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बैले डांसर हो गया, फिर एक डाइवर जो स्विमिंग पूल में जंप कर रहा है, हवा में समरसॉल्ट कर रहा है। ओके, फिर ये न्यूमेरिकल्स भी हमारे हो गए। ओके, रोलिंग मोशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके, यस, ये डेरिवेशन भी किया हुआ है, आई होप आप लोगों को याद होगा। ओके, अब ये जो टेबल है ये हम लोग यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इक्वेशन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन एंड इक्वेशन फॉर रोटेशनल मोशन। ओके, वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। सो ये वो केस के लिए है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि एक बॉडी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रही है एंड सडनली उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी उसका u था और इन टाइम t सडनली ये वेलोसिटी बढ़ के v हो गई। ओके, तो हम लोग बोलेंगे वो इंटरवल में जब वेलोसिटी u से लेके v हो गई, ओके, तब एवरेज वेलोसिटी क्या कंसीडर करना जर्नी का। तो उसका फॉर्मूला क्या है, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। सेम गोज फॉर रोटेशनल मोशन ऑल्सो। इनिशियली अगर ओमेगा 0 वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और कोई टॉर्क एक्ट हुआ तो जिसकी वजह से ओमेगा का वैल्यू बढ़ गया क्योंकि वहां पे एंगुलर एक्सीलरेशन आ गया, तो ओमेगा एवरेज जो रहने वाला है इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन 2। ओके, इसको एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद अगला जो है दैट इज लीनियर एक्सीलरेशन। लीनियर एक्सीलरेशन क्या है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, दैट इज v माइनस यू अपॉन टी। ये t इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया t इंटू ए, यानी 80 हो गया। 80 इज इक्वल टू v माइनस यू, देयरफॉर v विल बी इक्वल टू व्हाट, v विल बी इक्वल टू u प्लस 80। ये ध्यान में रखना है आपने। ओके, अच्छा, सेम गोज फॉर अल्फा। तो ये दोनों ना एनालॉगस है, जैसे लीनियर मोशन की इक्वेशन है वैसे ही रोटेशनल मोशन की भी इक्वेशन है। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, डी ओमेगा बाई डी टी, दैट इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। ये टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओके, ये जो तीनों है वो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट वन इज distance or displacement that is traveled, s is equal to v average into t, that is u plus v upon 2 into t. Same goes for theta, which is omega average into t, omega plus omega naught upon 2 into t. अच्छा, ये स्टेप कैसे आए ये मैं आपको सिखा दूंगा, इसका टेंशन नहीं लेना है।
ओके, इसके लिए आपको काइनेमेटिकल इक्वेशंस ध्यान में रखना है। ओके, यस, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। एक काम करो, चलो इसको अच्छे से नोट कर लो। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इक्वेशंस फॉर लीनियर मोशन। ओके, पहला वाला इक्वेशन हम लोगों को पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर आपको ये लगता है ये आया कैसे है, तो ये एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से आया है, v माइनस यू अपॉन टी। ये t इधर मल्टीप्लाई हो गया, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, ये u इधर चला जाएगा तो आपको मिलेगा u प्लस ए टी, माइनस यू उधर जाके प्लस यू हो गया, इज इक्वल टू v, तो आपको मिला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, आई होप ये क्लियर है। दिस इज फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सिमिलरली मैं बोलूँगा, ओके, बाय एनालॉजी, रोटेशनल मोशन के लिए अल्फा जो रहेगा वो रहेगा ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस ओमेगा नॉट विच इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, that is alpha into t is equal to omega minus omega naught. Therefore omega is equal to what, minus omega naught, उधर जाके प्लस हो जाएगा, omega naught plus alpha into t. Okay, इसको मैं सॉरी जो एंगुलर वेलोसिटी के या सॉरी जो एंगुलर या रोटेशनल मोशन के जो रहेंगे उसको मैं वो रोमन न्यूमेरिकल से ये कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि जब कोई फोर्स एक्ट होता है बॉडी पे तो इमीडिएटली क्या हो जाता है, वेलोसिटी u से चेंज होके v हो जाती है। ओके, यस, ऐसे समझ लो कि एक बॉडी ट्रैवल कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ओके, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, अब वो 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है, सडनली उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट होता है। ओके, तो चलो इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं। u क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, उसके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है एंड इन टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड। ओके, u का वैल्यू बढ़ के बन जाता है v विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। अभी आपका क्वेश्चन क्या रहेगा कि सर ये स्पेसिफिक 10 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, तो कोई बोलेगा कि सर हम लोग ना ऐसे निकालते हैं, s इज इक्वल टू u इंटू टी। तो आंसर कितना आएगा, 10 इंटू 10 दैट इज 100 मीटर। क्या ये सही है, मैं बोलूँगा नहीं। ये कब सही होता, तो अगर मैं बोलता कि यूनिफॉर्मली ये ट्रैवल करते रहता और ये 10 सेकंड में इसकी वेलोसिटी अगर नहीं बढ़ती, तो हमको पता है कि जब हम लोग वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट में भी बढ़ने ही वाला है, बराबर है। जो भी आंसर रहेगा, ओके, और आंसर विल बी ग्रेटर देन 100 मीटर। ओके, तो 100 मीटर जो है वो गलत आंसर है। अच्छा, कोई बोलेगा ये सर हम लोग एक काम करते हैं ना, फिर v का वैल्यू डाल लेते हैं, v इंटू टी, तो हमारा आंसर क्या होगा, ओके, v इंटू टी है ना, दिस विल बिकम 20 इंटू 10, 200 मीटर। बट हमको पता है कि जब ये जर्नी चालू हुआ तो उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड था, 20 मीटर पर सेकेंड नहीं। तो हमारा आंसर जो है वो गलत है, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी 20 मीटर पर सेकेंड नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आते आते 10 सेकेंड के इंटरवल में उसका स्पीड चेंज हुआ है 10 से 20। अगर मैं इनिशियली 20 ले रहा हूँ तो मेरा ओवरऑल जो कैलकुलेशन है वो क्या है, गलत है। तो ना मेरा आंसर 100 मीटर है ना 200 मीटर है। बट हाँ, इतना है कि जो मेरा आंसर है वो 100 मीटर एंड 200 के बीच में है। ओके, तो मैं ऐसा यहाँ पे ये साइन लिखा देता हूँ। ओके, अब बोलने का मतलब क्या है कि जो मेरा आंसर है, जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं ऐसा लिखूंगा s lies between what, okay, 100 and 200, और since it is a uniform accelerated motion, यानी along a straight line है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे एकदम सिंपल लॉजिक यूज करना है मुझे कि I'll write s will be calculated with the help of average velocity into time। ओके, तो ये हो जाता है u plus v upon 2 into t which is 10 plus 20 upon 2 into 10। ये हो जाता है 30 अपॉन 2 विच इज 15, 15 इंटू 10, ये हो गया
150 मीटर, ये इसका आंसर है। ओके यस, इसको आप लोगों ने अच्छे से कॉपी कर लेना है। ओके अब ये जो कैलकुलेशन है, ओके इतना पार्ट जो है ये हमारा मेन इसका ये नहीं है। ओके इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके तो शायद आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। तो whenever there is a uniform accelerated motion, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ना मैं इनिशियल वैल्यू लेता हूँ ना फाइनल, मैं एवरेज वैल्यू लेता हूँ। तो s इज इक्वल टू वॉट, सो इट इज u प्लस v अपॉन 2 इंटू t। ओके अब थोड़ा सा बस दिमाग देखते हैं, u प्लस v अपॉन 2, तो t को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है ut बाय 2 प्लस vt बाय 2। ओके अब ये आगे और इंटरेस्टिंग होगा। ओके देखो ut बाय 2 को मैंने लिख दिया ut, ओके यस, प्लस vt बाई 2। अभी आप बोलोगे सर ut बाई 2 को ut को नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि ये हाफ है, आपने हाफ का 1 कर दिया तो कहा तो भी बैलेंस करो। तो क्या मैं हाफ को ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट 1 माइनस हाफ। तो मैंने हाफ ut ऐसा लिख दिया, क्योंकि अगर आप ये दोनों इक्वेशंस को अभी चेक करो तो ut माइनस हाफ ut विल गिव मी व्हाट, ut बाई 2 एंड vt बाई 2 एज इट इज। तो इस तरह से मैंने क्या किया है कि ये इक्वेशन को बैलेंस करके मैथमेटिकली क्या रखा है, इसको करेक्ट रखा है। ओके ut बाई टी को ut लिख दिया, इसको इस तरह से कर दिया। ओके अब अगला वाला स्टेप देख लेते हैं। ut वैसे ही रहेगा, प्लस इसमें से कुछ कॉमन आएगा, मैं बोलूँगा हाफ टी कॉमन ले लेते हैं और अपने पास बचेगा क्या, v माइनस यू। ओके बट v माइनस यू अगर आप ये वाला स्टेप चेक करते हैं तो v माइनस यू का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू 80। तो ये वैल्यू हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अगले स्टेप में मेरा आंसर आ जाएगा s इज इक्वल टू वॉट, ut प्लस ut प्लस, अरे प्लस साइन क्यों नहीं आ रहा है ठीक से, ut प्लस हाफ, ये a आ गया। ओके v माइनस यू इज इक्वल टू 80 आया, सॉरी तो ये हो गया 80 इंटू टी, यानी ये हो गया 80 स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। डायरेक्टली मैं बता देता हूँ बाय एनालॉजी, s के जगह पे हम लोग लिखेंगे थीटा। ओके क्योंकि s इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोटेशन। ut के जगह पे आएगा, u के जगह पे आएगा ओमेगा नॉट, t के जगह पे t रहेगा प्लस हाफ, 80 स्क्वायर के जगह पे आएगा अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये समझे आपको? ओके सेम मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके यस जैसे मैंने पिछला सॉल्व करके बताया। बस अपना सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन हो गया फॉर रोटेशनल मोशन। ये सर्कुलर मोशन के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है। एंड जो थर्ड वाला है तो वो इक्वेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके ये आप लोगों के 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में भी है। ओके मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि जो भी वर्क होता है, ओके वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट, तो इनिशियली वेलोसिटी u था वो बढ़ के v हो गया और वो टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो मैं बोलूँगा जो भी वर्क डन हुआ है बाय द फोर्स, ओके यस वो फोर्स की वजह से एक और बात हुई है, ओके द काइनेटिक एनर्जी हैज चेंज्ड। सो मैं बोलूँगा w इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा e। ओके सो वर्क डन इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा के। ओके आई होप सब लोगों को ये दिख रहा है। ये हमारा स्क्रीन इधर है, मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ आपको, तो ये कवर नहीं हो रहा है तो वो बता देना है मुझे। ओके चाहिए तो मैं नीचे लिख देता हूँ ऐसा, w इज इक्वल टू डेल्टा के ई। w क्या है, w इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा के ई में बोलूँगा हाफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सही है। अच्छा f को मैं लिख देता हूँ m मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू s इक्वल टू, हाफ को कॉमन ले लिया, m को कॉमन ले लिया, बचा क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बस अभी mm कैंसिल कर दो, आपको मिलेगा ट्वाइस as इज इक्वल टू वॉट, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फाइनल इक्वेशन जो आपको मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, सही है ना।
तो ये हो गया आपका इक्वेशन 3। एंड बाय द सेम एनालॉजी हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन के लिए v के जगह पे आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, u के जगह पे आएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज रहेगा a के जगह पे। a के जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे अल्फा लिखा था, तो ये हो गया अल्फा, और s के जगह पे आ जाएगा थीटा। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। ओके, बट बहुत सारे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनको बाद में डाउट आता है कि अरे ये इक्वेशन कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, XYZ। ओके, यस, ओके, सो दिस वाज आवर इक्वेशन। अच्छा, अभी कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं चाहूँगा इसको एक बार ध्यान से देख लो। ओके, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को s बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा बोलते हैं। इनके बीच में का जो रिलेशन है s और थीटा के बीच में, दैट इज s इज इक्वल टू थीटा क्रॉस r। वेक्टर s इज इक्वल टू थीटा क्रॉस r, ये सर्कुलर मोशन में सिखाया हुआ है। लीनियर वेलोसिटी इज ds बाई dt, एंगुलर वेलोसिटी इज d थीटा बाई dt। अगेन उनके बीच में का जो रिलेशन है दैट इज वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ओके, ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे थीटा पहले आ रहा है, यहाँ पे ओमेगा पहले आ रहा है। लीनियर एक्सीलरेशन, ओके, db by dt, एंगुलर एक्सीलरेशन इज d ओमेगा by dt। एंड ये जो रिलेशन है, ओके, यहाँ पे उनकी गलती हुई है। ये जो रिलेशन है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, यस, मैं ये पार्ट जो है उसको पूरा इरेज कर देता हूँ। मैंने बोला टेक्स्ट बुक में कुछ कुछ जगह पे अभी ना प्रिंटिंग मिस्टेक्स हुए हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने जानबूझ के कुछ गलत दिया हुआ है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, आपको पहला रिलेशन दिया वेक्टर s इज इक्वल टू वेक्टर थीटा क्रॉस वेक्टर r। अभी आपको ये भी बता देता हूँ, ये जनरल s के लिए या जनरल थीटा के लिए नहीं है। यहाँ पे मैं थीटा को पहले लिख देता हूँ, इट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत छोटा वाला। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको, तभी ये रिलेशन पॉसिबल है। मैंने आपको क्लास में बताया था ये। ओके, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। उसके बाद जो उन्होंने नेक्स्ट रिलेशन दिया है, वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। ओके, एंड जो थर्ड रिलेशन है, ओके, तो इट शुड हैव बीन लाइक दिस, लीनियर एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर r। लेकिन ये इंफॉर्मेशन भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सीलरेशन के दो टाइप होते हैं, अगर आपको याद होगा। लीनियर एक्सीलरेशन इन अ सर्कुलर मोशन इज बिकॉज ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड रेडियल एक्सीलरेशन। तो उसमें at का जो वैल्यू था दैट वाज अल्फा क्रॉस r, और ar का जो वैल्यू था दैट वाज, ओके, यू कैन से माइनस ओमेगा स्क्वायर डॉट वेक्टर r। ओके, आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे भी जो a दिया हुआ है, ओके, दैट इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। क्या है ये? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। रोटेशनल मोशन में हम लोग सिंपली उसको a करके भी डिनोट कर देते हैं, चल जाता है। ओके, बट आपको ये ध्यान में रखना है, इसका नेचर क्या है? टेंजेंशियल है। ओके, आई होप ये क्लियर है। उसके बाद इनर्शिया, जो प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन मास, यहाँ पे I दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm या फिर mi/r², ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये भी पार्ट पूरा डिस्कस कर लिया, एक बार देख लो। हाँ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिमिलरली टॉर्क इज इक्वल टू टाउ डॉट थीटा, ये भी डॉट प्रोडक्ट है। कल हम लोगों ने ये एक सम भी सॉल्व किया था लेकिन वहां पे हम लोग पावर निकालने से। ओके, कल का जो न्यूमेरिकल था, ओके, जहाँ पे हमें पावर कैलकुलेट करना था, एक बार आप वीडियो में जाके जो लास्ट सम हम लोगों ने सॉल्व किया है वो देखो। ओके, तो आपको टेक्स्ट बुक में जो रिलेशन दिया है अभी, W इज इक्वल टू वेक्टर टाउ यानी टॉर्क वेक्टर इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, कल जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था दैट वाज फॉर पावर। पावर इज व्हाट? वर्क डन पर यूनिट टाइम और रेट एट विच द वर्क इज डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा वेक्टर टाउ डॉट थीटा डॉट अपॉन
टी, नॉट डॉट, सॉरी, तो ये हो जाएगा वेक्टर टाउ डॉट वेक्टर ओमेगा। ओके, बेसिकली ये है। और इसमें भी हम लोग बोलते हैं कि जब ये स्केलर प्रोडक्ट है तो वेक्टर टाउ ऊपर की तरफ है एंड वेक्टर ओमेगा भी ऊपर की तरफ है, तो दोनों लाइक वेक्टर्स हो गए, तो ये हो जाएगा टाउ इंटू ओमेगा कॉस थीटा। लाइक वेक्टर यानी मैं लाइक वेक्टर इस तरह से बोलूंगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, नॉट द लाइक वेक्टर्स बट दोनों का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, थीटा का वैल्यू हो जाता है 0, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा 1, तो आपको मिलेगा जो पावर रहने वाला है इट इज गोइंग टू बी टाउ डॉट ओमेगा। देखो जो भी मैं कुछ लिख रहा हूँ इसको नोट कर लो, ओके, सिस्टमेटिकली नोट करो, ठीक है, यस, आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ उसको अच्छे से नोट कर लो, ओके, तब तक मैं ये पार्ट भी इरेज कर देता हूँ। तो एक तरह का हम लोग फटाफट रिवाइज कर रहे हैं। नाउ पावर इन केस ऑफ लीनियर मोशन इज वेक्टर एफ डॉट वी, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। पावर हियर इज वेक्टर टाउ डॉट ओमेगा। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले ये डायरेक्टली आपको लर्न करना है, ओके। थिन रिंग और हॉलो सिलेंडर, ओके, दोनों के लिए आई का वैल्यू होता है mr², ये हो गया आपका फिगर। देखो ये रिंग के लिए दिया हुआ है और ये जो डॉटेड दिखाया हुआ है तो वो हॉलो सिलेंडर के लिए दिया हुआ है। थिन रिंग अबाउट द डायमीटर, तो ये हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके निकालते हैं, हाफ mr²। कैसे वो मैंने आपको बताया हुआ। एन्युलर रिंग और थिक वॉल्ड हॉलो सिलेंडर। एन्युलर रिंग यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं जैसे कुछ पार्ट्स रहते हैं, ओके, मैकेनिकल पार्ट्स रहते हैं, तो वो एग्जैक्टली थिन रिंग की तरह नहीं होते, ओके, यस, जैसे वॉशर करके एक पार्ट होता है, ओके, यस, तो या फिर ऑयल सील होता है, तो अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, या गैस सील होता है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग कहाँ ना कहाँ सिलेंडर या रेगुलेटर वहाँ पे देखते हैं इसको, ओके, यूज करते हैं। तो या फिर जब प्लम्बिंग का कोई घर पे काम चल रहा है, ओके, तो उसमें आपको इस टाइप के पार्ट्स दिखेंगे, ओके, तो वो एकदम रिंग जितना थिन नहीं रहता है, तो जो पेरीफेरी रहती है वो थोड़ा ब्रॉड रहता है, ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं इसको एन्युलर रिंग, और उसका फॉर्मूला है हाफ, ओके, mr² हाफ ब्रैकेट हाफ m इंटू ब्रैकेट r2² प्लस r1²। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है, उसको लर्न करना है, ठीक है, यस। डिस्क के लिए हम लोगों ने देखा हुआ है mr²/2, यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट डायमीटर अभी पिछले सम में हम लोगों ने देखा था। थिन वॉल्ड हॉलो स्फीयर, ओके, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr² है। थिन वॉल्ड हॉलो स्फीयर जैसे हम लोग अगर टेनिस का बॉल देखेंगे या फिर रबर का बॉल देखेंगे, नॉट द सीजन बॉल, ओके, या फिर टेबल टेनिस का बॉल देखेंगे, ओके, सो आई का वैल्यू रहेगा 2/3 mr², ओके। उसके बाद ये एक फॉर्मूला जो है इसको ध्यान में रखना है, यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल स्फेरिकल शेल, इसका थिकनेस थोड़ा ज़्यादा है, यानी इंटरनल रेडियस एंड एक्सटर्नल रेडियस में देयर इज अ डिफरेंस, ओके, यस। ये केस में हम लोग बोलेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑलमोस्ट सेम है, ओके, ये जो स्पीयर है देखो थिन वॉल्ड स्पीयर है, ओके, यस, इसलिए फॉर्मूला है 2/5 m ब्रैकेट r2⁵ माइनस r1⁵ अपॉन r2³ माइनस r1³, ओके। यूनिफॉर्म रॉड और रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए ये फॉर्मूला है ml²/12। यूनिफॉर्म रॉड और रेक्टेंगुलर प्लेट, ओके, यूनिफॉर्म रॉड मैं बोलूँगा यूनिफॉर्म रॉड का एग्जांपल ये है, लाइक दिस, ओके, और ये इसके बीच में से एक्सेस जा रहा है इस तरह से और ये ऐसा रोटेट होगा, ओके। रेक्टेंगुलर प्लेट का एग्जांपल मैं मेरे मोबाइल फोन का ले लेता हूँ, इस तरह से अगर आपको दिख रहा होगा तो, या फिर और कुछ है, लेट मी चेक, मेरे आसपास कुछ होगा तो रेक्टेंगुलर प्लेट, ओके, फाइन, वी टेक एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन ओनली, इसको ऐसा प्लेट करके कंसीडर करो, जो घर के बाहर नेम प्लेट होती है ना वो टाइप, इधर से बीच में से एक्सेस पास हो रहा है लाइक दिस, और ये ऐसी रोटेट हो, ओके, आई होप ये क्लियर है आपको। फिर ये यूनिफॉर्म रॉड और रेक्टेंगुलर प्लेट, ओके, व्हेन द एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड, ओके, दिस इज mr²/3, ये आप इजीली निकाल सकते हो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ओके, ट्राई करो,
ओके, नहीं आपको आया तो मुझे पूछो, मैं आपको सॉल्यूशन ग्रुप के दे दूंगा या फिर अगले वीडियो में ये करूँगा। ओके, अगेन आप लोगों के एक भी डाउट नहीं आ रहे हैं। ओके, तो इसका एक ही मतलब है या दो या तीन मतलब है। पहला मतलब तो ये है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, दूसरा मतलब ये है आपको समझ में आ रहा है मेरा टीचिंग बहुत अच्छा है, ठीक है, और आपको एक भी डाउट नहीं। तीसरा ये है कि शायद आपको जीरो समझ में आ रहा है या फिर आप वीडियोस भी देख नहीं रहे हो। ओके, यस, तो ऐसा मत करो। ओके, थोड़ा इसको सिंसियरली लो। यूनिफॉर्म प्लेट और रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। ओके, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप यानी क्या, तो बॉक्स एकदम सिंपल है। ओके, लकीली मेरे पास मेरे ये टैबलेट का बॉक्स है, बेस्ट एग्जांपल। So this is your rectangular parallel pipe. Okay, एक्सेस यहाँ से पास हो रहा है और उसको हम लोग ऐसे घुमाएंगे। ओके, तो ये केस में हम लोग बोलेंगे कि I will be equal to 1/12 m ब्रैकेट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, उसके बाद आता है आपका यूनिफॉर्म सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, I is equal to 3/10 mr स्क्वायर। इसको ध्यान से देख लेना है। यूनिफॉर्म हॉलो राइट सर्कुलर कोन, ओके, I is equal to half mr स्क्वायर। तो आई थिंक ये आप लोगों को जितने भी मैंने बोले थे अलग केसेस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ये आपको देखना है। इसका प्रॉपर टेबल आप बनाओ घर पे और इसको लर्न ही करना है डायरेक्टली। ओके, ओके, तो ये फॉर्मूलेज देख लिए हम लोगों ने। अभी हम लोग एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू दिया हुआ है उन्होंने, वी हैव टू टेक इट एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और अगर नहीं दिया हुआ है तो एज यूजुअल हमेशा 9.8 या 9.81 लेना है। ओके, सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला वाला क्वेश्चन में का फर्स्ट वन, when seen from below the blades of a ceiling fan are seen to be revolving in anti-clockwise direction, select the correct statement about the directions of angular velocity and angular acceleration. Okay, so ये angular velocity and angular acceleration का direction समझने के लिए मैं ये पेन का यूज करता हूँ। जब मैं इसको मेरे तरफ से घुमा रहा हूँ, ओके, लेट अस से, चलो अगर मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज, ओके, तो आपके तरफ से आपको जो दिख रहा होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यस, तो मेरे तरफ से अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ राइट हैंड रूल तो ये ऐसा रहेगा, क्योंकि मुझे ये ऐसे दिख रहा है घूमते में। ओके, तो ये जब ऐसा दिख रहा है, सो व्हाट आई विल सी इज कि जो डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी का वो आपकी तरफ है। ओके, इसको ऐसे ले लेते हैं। अब अगर ये बढ़ता है तो एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी कैसा रहेगा, आपकी तरफ रहेगा। ओके, यस, लेकिन ये सपोज रोटेट हो रहा है और रोटेट होते होते धीरे धीरे क्या होने लगा, ये रुकने लगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का तो सेम रहेगा डायरेक्शन, लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है तो वो एक तरह से हो गया एंगुलर रिटार्डेशन, और अगर एंगुलर रिटार्डेशन है इसका मतलब वो एंगुलर वेलोसिटी को कम कर रहा है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ओके, ये लॉजिक समझा आपको, ये मैंने आपको सर्कुलर मोशन टॉपिक में भी समझाया था। तो वो लॉजिक के हिसाब से पहला वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इज अपवर्ड्स, एंगुलर एक्सीलरेशन इज डाउनवर्ड। ओके, अब जो सीलिंग फैन है, तो सीलिंग फैन अगर हम लोग उसको ऊपर देख रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी बाय राइट हैंड रूल एंगुलर वेलोसिटी नीचे की तरफ रहेगा। बट बोला है उन्होंने एंगुलर स्पीड उसका कम हो रहा है, स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अगर स्पीड कम हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी नीचे की तरफ ही रहेगा, बट एंगुलर एक्सीलरेशन जो रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए तो कौन सा ऑप्शन ये हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड्स, एंगुलर एक्सीलरेशन अपवर्ड्स। ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शन बी को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आई होप ये आपको क्लियर है। ओके, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट वन, a particle of mass 1 kg tied to 1.2 meter long string is whirled to perform vertical circular motion under gravity. Minimum speed of the particle is 5 meter per second. Consider the following statement. Okay, अब ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसके लिए आपको सर्कुलर मोशन टॉपिक पहले थोड़ा रिवाइज करके रखना है। ओके, बट एनीवे मैं आपको बता देता हूँ।
ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है। ओके, तो दो केसेस रहते हैं इसमें। एक, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रहता है, लेट अस से ये जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल सर्कल में क्या हो रहा है, बर्ल हो रहा है। ओके, तो ये टॉप मोस्ट पोजिशन को मैं बोल देता हूँ वी की, और इसका वैल्यू उठता है अंडर रूट ऑफ जी आर। ओके, बॉटम मोस्ट इस पे जो वेलोसिटी रहता है, यानी जब ये जो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है ये जब इधर आएगा तो इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है। लेट अस से इसको मैं वी भी बोल देता हूँ। सो इट बिकम्स अंडर रूट ऑफ 5 जी आर। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, रूट 5 इंटू रूट ऑफ जी आर, और यू कैन से रूट ऑफ 5 टाइम्स। ओके, रूट जी आर यानी क्या है, तो वेलोसिटी एट द टॉप। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी जो हो सकता है, तभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा। आप पूछोगे सर ये जो इंटरमीडिएट पोजीशन है इस पे क्या रहेगा वेलोसिटी, ये भी हम लोगों ने स्टडी किया है। ओके, वेलोसिटी vm बोल देता हूँ, इन द मिड पोजीशन इट इज अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स जी आर। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? सो रूट जी आर, रूट 3 जी आर एंड रूट 5 जी आर। अब क्वेश्चन एकदम सिंपल है। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है उन्होंने कि वेलोसिटी एट द टॉप, ओके, minimum velocity of the particle is 5 meter per second. Okay, maximum speed must be 5 root 5 meter per second। क्या ये सही है? तो मैं इसका एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूँ। उन्होंने रूट जी आर जो कि मिनिमम वेलोसिटी है, स्पीड है, वो 5 मीटर पर सेकेंड बोला है। तो वो लॉजिक के हिसाब से उन्होंने बोला है कि ये पर्टिकुलर केस के लिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वी बी, क्या वो 5 रूट 5 है? ओके, ये उन्होंने दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो रूट 5 इंटू वी टी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, विच इज गोइंग टू बी 5 रूट 5 आई थिंक। तो जो हमें सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेकेंड या फर्स्ट स्टेटमेंट, लेट्स सी, वो बिल्कुल सही है। तो मैक्सिमम स्पीड जो रहेगा वो 5 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, अब जो सेकंड स्टेटमेंट है क्यू, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग इज 60 न्यूटन। ये भी चेक कर लेते हैं। हम लोग बोलते हैं कि टी मैक्स माइनस टी मिनिमम, टी मैक्स माइनस टी मिनिमम इज इक्वल टू 6 टाइम्स mg, दैट इज 6 टाइम्स मास। अच्छा, मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे, शायद 1 kg दिया है, और g का वैल्यू आपको 10 लेने के लिए बोला हुआ है, विच इज गोइंग टू बी 60 न्यूटन। ओके, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका मतलब बोथ पी एंड क्यू स्टेटमेंट जो है, ओके, बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट। तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। आप लोगों को ये दोनों समझ में आए? ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मूला, ओके, एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ m एंड द ऑब्जेक्ट। ओके, पहला वाला डिफरेंट ऑब्जेक्ट मस्ट हैव डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बिल्कुल सही है। डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर is mr square by 2 given that axis is perpendicular towards plane। रिंग के लिए it is mr square। ओके, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr square। ओके, यस, हॉलो स्फीयर के लिए जो देखा है 2/3 mr square। तो ये जो है, ये पूरा जो चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, वो आपको ये बता रहा है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए। ओके, हम लोग बोलेंगे कि हर किसी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है वो यूनिक है और अलग है। ओके, और एक्सिस के साथ भी वो चेंज होता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। सेकंड वाला, व्हेन रोटेटिंग अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस hollow right circular cone, okay, and a disk have same expression for moment of inertia। okay, तो ध्यान में रखो, hollow right circular cone, देखो तो क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म hollow right circular cone के लिए I is equal to half mr square, और जो डिस्क है तो उसके लिए भी यूनिफॉर्म डिस्क के लिए, यूनिफॉर्म डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, अगर वो एक्सिस उसके सेंटर से पास हो रही है तो अगेन क्या है, हाफ mr स्क्वायर। तो ये देखिए, ये एक हाफ mr स्क्वायर है,
और यहाँ पे भी क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर। सो कहना से ये दोनों मैच हो रहे हैं, और ये अगर दोनों मैच हो रहे हैं, ओके, देन 100% क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ पैरेलल पाइप। पैरेलल पाइप यानी मैंने आपको बताया था क्यूबॉइड शेप, क्यूबॉइड शेप यानी जिसका लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस अलग अलग रहता है। दिस वन परफेक्ट एग्जांपल, ओके। तो इसके एक्सप्रेशन में उन्होंने कहा है, क्या ये एक्सप्रेशन में डेप्थ आता है क्या? डेप्थ यानी है, सपोज अगर एक्सिस ऐसी जा रही है, ओके, तो ये हुआ लेंथ, ये हुआ ब्रेथ, डेप्थ यानी ये थिकनेस, क्या ये इंक्लूडेड है क्या? ओके, सो लेट्स सी। मेरे हिसाब से तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो फॉर्मूला, यूनिफॉर्म प्लेट और रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, हाफ आई इज इक्वल टू, सॉरी, 1/12 m इंटू ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, कहाँ पे भी ये वाला जो है डॉटेड डायमेंशन, यानी ये जो थिकनेस है वो थिकनेस इंक्लूड नहीं किया है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, ओके, इंक्लूड इट्स डेप्थ। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। ओके, इसको मैं बस मार्क कर देता हूँ। और जो ऑप्शन डी, एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड एंड दैट ऑफ अ प्लेन शीट इज सेम अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस, वो आपका ये होगा। सो रेक्टेंगुलर प्लेट यानी प्लेन शीट, दोनों के लिए क्या है, ml स्क्वायर बाय 12 है। सो एनीवे, बोलने का मतलब ये है कि उन्होंने क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, एक्चुअली होना चाहिए था सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, और यहाँ पे ऑप्शन सी वुड हैव बीन द आंसर। ओके, और सपोज ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए और उसके भी ऑप्शन बनाए हुए, ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, ऑल द 4 आर करेक्ट, ओनली सी इज इनकरेक्ट। ओके, यहाँ पे सी जो है वो इनकरेक्ट है। मैंने आपको पहले ही बोला है, टेक्स्ट बुक में काफी सारा मिस्टेक्स है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, या फिर प्रिंटिंग बोलने से अच्छा मैं बोलूँगा टाइपिंग मिस्टेक्स है। ये आपका होना चाहिए था इनकरेक्ट। वापस मैं बता रहा हूँ, एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ पैरेलल पाइप रोटेटिंग अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस इंक्लूड्स इट्स डेप्थ। वापस चेक कर लो, यहाँ पे डेप्थ कहाँ पे भी नहीं है फॉर्मूला में, ओनली एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, नो डी, डेप्थ मेंशन भी नहीं किया मैं। ओके, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। In a certain unit, the radius of gyration of a uniform disk about its central and transverse axis is under root of 2.5. Its radius of gyration about a tangent in its plane must be. Okay, अभी ये जो सम है ये हम लोग पूरा सॉल्व ही करते हैं। ओके, तो ये सम हम लोग अभी हमारे शीट पे सॉल्व कर लेते हैं। एक बार वापस वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट radius of gyration of uniform disk about its central and transverse axis is under root of 2.5। ठीक है, जो भी यूनिट है। सो आपको दिया हुआ है फॉर अ डिस्क k is equal to under root of 2.5। okay, we know that a radius of gyration for a disk, okay, is a radius of disk upon root 2। तो r क्या हो जाएगा, kd into root 2, that is root of 2.5 into root 2, that gives us the answer to be, कंबाइन कर दिया 2.5 into 2, यानी हो गया √5, जो भी यूनिट है, बराबर है। ओके, तो अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि ये हमारा डिस्क है, और पहले केस में डिस्क वाज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, ओके, व्हिच वाज परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। एक्चुअली ये सही फ्रेज रहेगा। अब क्या बोला हुआ है उन्होंने, एक और एक्सिस कंसिडर करना है आपको। ओके, नेक्स्ट वाले इसमें ऐसा बोला हुआ है उन्होंने कि अबाउट अ tangent in its plane, okay, about a tangent in its plane,
ये कैसे हम लोग कर सकते हैं? देखो पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि ये होगा डिस्क के लिए ये हुआ डायमेट्रिकल एक्सिस, ओके, और ये हुआ टेंजेंशियल एक्सिस, और ये हुआ आपका लेट अस से आईसी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस। तो पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है, आईसी का वैल्यू क्या है, इट इज mr² by 2। हम डायरेक्टली फॉर्मूला देख भी सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे देख लो पहले। इसको मैंने आई एक्स बोला है, एक मैंने एक्सिस ऐसा ले लिया आई बाय, आपको याद होगा अभी हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करने वाले हैं, ओके। तो जो आई डी है उसको मैं उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई एक्स बोल देता हूँ, ये हो गया आपका आई बाय। सो कैन आई से बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये डिटेल में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा फिर। आई सी इज इक्वल टू वॉट, आई एक्स प्लस आई वाई, बट आई एक्स एंड आई वाई का वैल्यू सेम ही है, तो मैं उसको लिख देता हूँ 2ix, और 2id भी लिख सकते हूँ, both are same, 2ix 2id, okay, let us take it as id only। so मैं बोलूँगा id will be equal to what, ic upon 2, which is going to be mr square by 2 जो है उसको 2 से डिवाइड किया, mr square by 4, दिस इज इक्वेशन 1, ओके। अच्छा अभी मुझे टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं बोलूँगा आई टी बाय विच थ्योरम, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई टी इज इक्वल टू वॉट, इट इज गोइंग टू बी आई एक्स, या आई डी बोलूँ उसको मैं, वन एंड द सेम थिंग है, आई डी और आई एक्स सेम है, आई डी प्लस एम एच स्क्वायर, एम मास ऑफ द डिस्क, और इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस होने वाला है, ओके, सो डेफिनेटली ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी रेडियस। तो मैं ये एम एच स्क्वायर की जगह पे एम आर स्क्वायर, ये भी आज किया हम लोगों ने लेक्चर में, एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर, ये हो गया आपका 5/4 टाइम्स एम आर स्क्वायर, ओके। अच्छा अभी वो लॉजिक के हिसाब से मैं बोलूँगा कि लेट अस से IT can also be written as mk square। भी आप पूछोगे सर ये के और ये के अलग है, डेफिनेटली जब एक्सिस चेंज होता है तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी उसके हिसाब से चेंज होता है, तो यहाँ पे जो k है उसको मैं एक सफिक्स लगा देता हूँ p, IT is 5/4 टाइम्स mr स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू kt स्क्वायर, इसमें m कैंसिल हो जाएगा, ओके, देयरफॉर kt will be equal to what, under root of 5/4, okay, into ये r स्क्वायर का भी स्क्वायर कैंसिल होके बचेगा क्या, r, ओके। एनीवे तो हमारा रेडियस कितना आया था, सो ये हो गया आपका √5/2, और रेडियस का वैल्यू कितना आया था, इट वाज √5, सो कैन आई से √5 into √5 विल बी 5/2, एंड 5/2 क्या हो गया, इट इज 2.5 यूनिट, ओके। ये हमारा आंसर है। चेक करते हैं ऐसा कुछ दिया है क्या उन्होंने, सो यस, यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा है, इट इज ऑप्शन बी, ओके, इट विल बी 2.5 यूनिट। नेक्स्ट वन, consider following cases, a planet is revolving in an elliptical orbit, a planet is revolving in circular orbit, principle of conservation of angular momentum comes in force in which of these। इसका आंसर जो है आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में जाना पड़ेगा, ग्रेविटेशन टॉपिक में केपलर लॉ में देखना है। तो केपलर लॉ में लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटीज जो है, ओके, वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपरली कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में भी जो प्लैनेट है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ओके। एंड इफ एलिप्टिकल में अगर कंजर्व है तो सर्कुलर में भी 100% कंजर्व रहेगा, ओके। सो ये आपकी 11th को रिलेटेड है, तो एक बार मैं चाहूँगा अच्छे से देख लो, अगर कोई डाउट रहा तो आप मुझे ग्रुप पे पूछिए, ओके। यहाँ पे मैं बोलूँगा जो आंसर रहेगा इट विल बी बोथ P एंड Q, ओके। और इसके बाद अभी जैसे ये मेरे ख्याल से ये 5th क्वेश्चन था, 5th के बाद जो PDF है, ओके, डायरेक्टली 10th क्वेश्चन आ गया है,
अच्छा पेज नंबर भी 23 के बाद 24 है, ठीक है। यानी बीच में के कुछ क्वेश्चंस मिस हुए या फिर ये उन्होंने नंबर 6 के जगह पे नंबर 10 डाल दिया, ठीक है। एनीवे क्वेश्चन क्या है, अ थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर is rolling down an incline without slipping. At any instant, the ratio of rotational kinetic energy, translational and total kinetic energy is, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, ओके। मैं चाहूँगा यहाँ पे ध्यान दूँ। मैं पहले इसको तो इरेज कर देता हूँ, टूल्स, लेट अस इरेज दिस, ओके। वापस ये आप लोगों का एक रिवीजन ही हो गया है। Kinetic energy of rolling is equal to kinetic energy of rotation plus kinetic energy of translation, ओके। मैं चाहता हूँ अच्छे से ध्यान दो आप। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इज हाफ एम वी स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो है उसको मैं ऐसा लिखता हूँ, हाफ आई को लिखता हूँ एम के स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर जो है, तो जो रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा v अपॉन आर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ओके, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। यस, मैं हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, ओके, और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को लिख लेता हूँ, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर कर लेता हूँ। तो अगर मैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को देखूंगा, ओके, ये कौन सा दिया हुआ है अपने को, हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है, ओके। हॉलो सिलेंडर देखने के लिए कुछ ऐसा रहेगा, यस, समवॉट लाइक दिस, लाइक अ बैरल, लेकिन उसमें हम लोग बोलेंगे कि ऊपर नीचे से पूरा क्या है, ओपन है, ओके। yes. और इसका जो पूरा मास है वो पेरीफेरी जो सरफेस है, ओके, उसको क्या है, स्टिक है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे के का वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, आर। तो के का वैल्यू इक्वल टू आर, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1। तो ये मिला आपको हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। यानी क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की बात करूँ तो उसका वैल्यू क्या मिला, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं साइड में लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन भी क्या है, वो तो हमको पता ही है, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग जो है, तो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा इट इज गोइंग टू बी 2/2 एम वी स्क्वायर। हाफ और हाफ यानी 1 हो गया, लेकिन मैंने उसको 2/2 लिखा है, ओके। अच्छा, अभी आपको क्या निकालना था यहाँ पे, रेशियो किसका निकालना था, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू ट्रांसलेशनल एंड टोटल, ओके। तो मैं बोलूँगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू ट्रांसलेशनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल, ओके। ये हो जाएगा आपका, ओके। लेट अस से हाफ एम वी स्क्वायर जो है उसको मैंने एक्स बोल दिया, हाफ एम वी स्क्वायर को एक्स बोल दिया, तो 2/2 एम वी स्क्वायर जो रहेगा, ओके, एंड इट इज डबल ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो गया 2x। तो ये हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी x इज टू x इज टू 2x, ओके। यानी रेशियो आ जाएगा आपका 1:1:2, ओके। दिस इज द आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, एंड यस 1:1:2, यानी आप ऑप्शन ए को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट तो नहीं हो रहा है, बट ये ध्यान में रखना है, ये आपका आंसर है, ओके। यस, तो ये बाकी के कुछ थ्योरी क्वेश्चन है, आप देख लो, ओके। यस, अपने हिसाब से आप इसको अच्छे से सॉल्व करो। कल हम लोग क्या करेंगे, नंबर 12 जो हमारा है, नंबर 13 और ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं, ओके, तो मैं आप लोगों को ये पूरे सॉल्व करके दे दूंगा इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। यस, तब तक अपने नोट्स अच्छे से कंप्लीट करो, ओके। जो एमसीक्यूज की है, जो आज क्वेश्चन सॉल्व किया, जो सम सॉल्व किया, उसको एक बार वापस अच्छे से रिवाइज करो, ओके। मैं यहाँ पे अभी स्टॉप करता हूँ।